हाल ही में बीजिंग में हुए उस शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। करीब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के नेता आमने सामने बैठे। अब इस तरह की मुलाकातों में राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन आज हम बयानों और दावों से थोड़ा परे जाएंगे। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ठोस आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से ये समझेंगे कि कैसे ग्लोबल पावर का बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए, ये अपने आप में कितना दिलचस्प है। सोचिए, कैपिटलिस्ट दुनिया के निर्विवाद नेता यानी अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेता की इस तरह खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा सम्मानजनक और थोड़ा नरम लहजा आमतौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब देखने को मिलता है जब आपको सामने वाले से कुछ बहुत जरूरी और बड़े समझौते करने हों। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है जो एक सुपर पावर को इस तरह की बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है? दरअसल ऑप्टिक्स और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। एक तरफ हमें दिखता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एलन मस्क और टिम कुक जैसे दिग्गज अरबपति सीईओ की पूरी फौज बीजिंग पहुंची। ये देखने में बहुत ही शानदार दिखावा या ऑप्टिक्स है, लेकिन अगर हम अंदर की हकीकत देखें तो असली पत्ते आज चीन के पास है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी इस हद तक चीन पर डिपेंडेंट हो चुकी है कि बड़े बड़े टैरिफ की धमकियों के बावजूद अमेरिकी बिजनेसेस को चीनी बाजार और वहां की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की सख्त जरूरत है। तो इस पूरे सिनेरियो को डिकोड करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, बदलता शक्ति संतुलन। दूसरा, नई तकनीकी जंग। तीसरा, सैन्य शक्ति और कूटनीति। चौथा, आर्थिक और विनिर्माण प्रभुत्व। और आखिर में हम ट्रंप की मांगों और जमीनी हकीकत को कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बदलते शक्ति संतुलन की, कि आखिर ये कैपिटलिस्ट बीजिंग में क्या कर रहे हैं। हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर सेना का कमांडर इन चीफ आज सौदों की तलाश में बीजिंग के चक्कर क्यों लगा रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जो लेवरेज पहले पूरी तरह से पश्चिम के पास था, वो अब खिसक रहा है। और यहाँ बात सिर्फ व्यापार या कुछ पैसों की नहीं हो रही है, ये सीधे तौर पर ग्लोबल वर्चस्व की लड़ाई है। और ये वर्चस्व की लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी जा रही है टेक्नोलॉजी के मैदान में। ये है हमारी नई तकनीकी जंग, जो अब सिर्फ सस्ती कॉपी बनाने से कहीं आगे निकल चुकी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.32 मिलियन। चीन दुनिया का इकलौता और पहला देश बन गया है जिसने 50 लाख से ज्यादा वैध इन्वेंशन पेटेंट का आंकड़ा पार कर लिया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई ऐसे वैसे पेटेंट नहीं है। इनमें से 60% पेटेंट रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो भविष्य में अपार संपत्ति पैदा करने वाली हैं। और अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात करें तो आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। पूरी दुनिया के कुल एआई पेटेंट्स का 60% हिस्सा आज अकेले चीन के पास है। इमेजिन कीजिए, आज के समय में चीन की कोर एआई इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $75 बिलियन को पार कर चुकी है और वहां 6,200 से ज्यादा एआई कंपनीज दिन रात काम कर रही हैं। इसका एक बहुत ही शानदार और हालिया उदाहरण है डीपसीक नाम का एक चीनी स्टार्टअप। आप जानते हैं कि अमेरिका ने चीन को उन्नत चिप्स देने पर रोक लगा रखी है, राइट? लेकिन इस स्टार्टअप ने एनवीडिया की टॉप टियर चिप्स के बिना ही एक ऐसा एआई मॉडल तैयार कर दिया जो कई पैमानों पर चैट जीपीटी से भी ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर साबित हुआ। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हार्डवेयर पर लगाए गए सैंक्शंस के बावजूद चीन किस तरह अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। तो अगर हम एक न्यूट्रल नजरिए से देखें कि इस तकनीकी जंग में कौन कहाँ खड़ा है, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अमेरिका के पास आज भी उन्नत सेमीकंडक्टर डिजाइन और एनवीडिया जैसी कंपनियों के चलते एक मजबूत बढ़त है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के पास 602 मिलियन जेनरेटिव एआई यूजर्स हैं, जो कि अमेरिका की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और साथ ही चीन रिसर्च और डेवलपमेंट में हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का भारी भरकम निवेश कर रहा है। ये गैप अब बहुत तेजी से भर रहा है। टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं हार्ड पावर की, यानी सैन्य शक्ति और कूटनीति, जहां चीन अब चुपचाप नहीं बैठा है बल्कि शक्ति का खुला प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने अपनी हालिया सैन्य परेड में जो दुनिया को दिखाया है, वो वाकई में किसी को भी चौंका सकता है। उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक है, हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें, 60 फीट लंबी स्टेल्थ मानव रहित पनडुब्बियां, और वो भी एआई से चलने वाले ड्रोन के साथ,
इसके अलावा रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि चीन अपनी छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की टेस्टिंग भी शुरू कर चुका है। ये कोई आम मिलिट्री अपग्रेड नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की पूरी तैयारी है। और इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो इस सैन्य समीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। मिडिल ईस्ट के तनाव को ही ले लीजिए। लगातार चल रहे संघर्ष के कारण अमेरिका के जो बेहद महंगे थार्ड इंटरसेप्टर्स हैं, उनका भंडार 50% से ज्यादा खत्म हो चुका है। पेट्रियट और टॉमोहॉक मिसाइलों का भी भारी इस्तेमाल हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरानी मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें लगे चिप्स और रॉकेट फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा है। यानी चीन बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के वेपन स्टॉकपाइल्स को कम करवा रहा है। मिलिट्री से आगे बढ़कर अब जरा आते हैं उस क्षेत्र पर जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, विनिर्माण और आर्थिक प्रभुत्व, जहां बात अब सिर्फ बढ़त की नहीं बल्कि पूर्ण सर्वोच्चता की है। हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो हाँ, अमेरिका आज भी $30 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन अगर आप जीडीपी विकास दर देखें तो चीन अमेरिका से दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात, जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी कहते हैं, उसमें चीन $40 ट्रिलियन के साथ अमेरिका को 10 साल पहले ही पीछे छोड़ चुका है। यानी असली प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मामले में चीन पहले ही आगे है। और ये मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस सिर्फ खिलौनों या कपड़ों तक सीमित नहीं है। भविष्य की तकनीकों पर चीन का होल्ड लिटरली अचंभित करने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में बने वाले कुल सोलर पैनल्स का 80% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ चीन में होता है? बिल्कुल सही सुना आपने, 80%। ये भविष्य की ग्रीन एनर्जी पर एक बहुत बड़ा मोनोपोली कंट्रोल है। लेकिन असली मास्टर वेपन जो चीन के पास है वो है रेयर अर्थ्स या दुर्लभ खनिज। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के जो सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स हैं, इन सब में रेयर अर्थ्स का इस्तेमाल होता है। और इन दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को जब चाहे रोक सकता है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये एक साइकिल है। अमेरिका आर्थिक टैरिफ या प्रतिबंध लगाता है, जवाब में चीन कोई शोर नहीं मचाता, वो बस शांति से अपने रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई को थोड़ा सा सीमित कर देता है। फिर क्या होता है? अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन की इस गहरी निर्भरता का एहसास होता है और आखिरकार उन्हें चुपचाप अपने टैरिफ वापस लेने पड़ते हैं। ये है इस डोमिनेंस की असली ताकत। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि बीजिंग के इस हालिया शिखर सम्मेलन में असल में हुआ क्या, ट्रंप की मांगें क्या थीं और हकीकत क्या है। बंद दरवाजों के पीछे जो सौदेबाजी हुई उसका स्कोरकार्ड कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ चीन की मांगें देखिए जो बहुत ही मैसिव और जियोपॉलिटिकल हैं, जैसे कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का खुलकर विरोध करे और सेमीकंडक्टर्स पर लगे सारे निर्यात नियंत्रण हटा दे। और दूसरी तरफ अमेरिका की मांगें देखिए जो ज्यादातर व्यापारिक या टैक्टिकल हैं, जैसे चीन कुछ बोइंग विमान खरीद ले, अमेरिका से कुछ सोयाबीन खरीद ले और मिडल ईस्ट में ईरान पर थोड़ा दबाव बनाए। ये साफ साफ बता रहा है कि आज सौदेबाजी की मेज पर भारी कौन है। लेकिन रुकिए, इस पूरे एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव रखने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि अमेरिका अभी गेम से बाहर बिल्कुल नहीं हुआ है। अमेरिका के पास आज भी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो किसी के पास नहीं, जैसे कि नाटो और प्रशांत सहयोगियों का उनका बेजोड़ ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का दबदबा आज भी कायम है। सेमीकंडक्टर डिजाइन और इनोवेशन में भी अमेरिकी इकोसिस्टम सबसे आगे है। और हाँ, पर कैपिटल लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अमेरिका आज भी चीन से मीलों आगे है। तो फाइनली इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? हमारे सामने एक तरफ एक स्थापित पुरानी ताकत है जिसके पास दशकों पुराने गठबंधनों का एक मजबूत नेटवर्क है, और दूसरी तरफ एक ऐसी नई ताकत है जो तकनीक, अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से खुद को मॉडर्नाइज कर रही है। जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं तो सवाल यही उठता है कि इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में आने वाले कल में सुपर पावर का असली ताज वास्तव में कौन पहनेगा? क्या आपको लगता है कि लेवरेज पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है? इस सवाल के साथ